हम यही जाहिर कर रहे हैं कि बाहमी इख्तलाफात यानी आपसी इख्तलाफात की सबसे अहम मुद्दे स्टेटहुड हैं और अलग अलग आइडियोलॉजी है। इस मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई तहरीक ने उमर सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया। कहने को तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी रियासत हमारा हक नाम से शुरू की गई ये मुहिम स्टेटहुड को लेकर के बेदारी पैदा करने के लिए है, लेकिन सियासी हलकों में उमर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ ये कहा जा रहा है कि रियासत का दर्जा बहाल करना उनका मेन एजेंडा है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या वाकई ये मेन एजेंडा है, अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है। इस हवाले से दिए जाने वाले बयानात एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे पर कायम है, होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि गैर मामूली हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर क्या कहते हैं यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस की मरकजी क़यादत इस मामले को मुल्की सतह पर और पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाती। स्टेटहुड को लेकर के तहरीक के अलावा कांग्रेस के सूबाई सदर ने उमर सरकार में शामिल न होने का एक मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के सूबाई सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या कुछ कहा है। ये फैसला किया कि हम इस डिमांड को इंटेंसिफाई करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, और हर जिले में जाके हम अपने लोगों से, अपने वर्कर्स से, अपने डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स से बात करेंगे और उनको समझाएंगे इसके बारे में, और तैयार करेंगे कि इस मूवमेंट को, इस जद्दोजहद को इंटेंसिफाई करने के लिए वो लोगों से बात करें। और अगर जरूरत पड़ी कल को, अगर हमें लगा कि इस तहरीक के बावजूद भी, इस जद्दोजहद के बावजूद भी मरकजी सरकार आनाकानी कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम सड़कों पे आएंगे। उसके वास्ते भी हमने अपने कारकुनों से बात की। सड़कों पे उनको रोक कौन रहा है? सड़कों पे आने से हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे लोकल लेवल पे है, चाहे बार बार बात उठाना, हर एक प्लेटफॉर्म पे बात उठाना कि स्टेटहुड कितना अहम है जम्मू कश्मीर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। बाकी वो उनका अपना फैसला, वो क्या करेंगे, वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो जैसा फैसला करे वो उन तक है। अगर वो करना चाहते हैं, मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि उनका एक फ़र्ज़ बनता है इंडिया ब्लॉक का कि जो स्टेटहुड हमसे छीना गया, जो स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया, उस चीज़ पे बार बार बात उठाएं हर एक प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली में उनके पास एक वाइडर प्लेटफॉर्म है, वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल लेवल पे वो यहाँ के मसाइल उठा सकते हैं, लेकिन नहीं उठा रही है, वो उसमें नाकाम हो रहे हैं। उनके जो लीडर्स दिल्ली में बैठे हैं वो ये बात उठा सकते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में ये बात उठा सकते हैं, तो यहाँ के स्पेशल स्टेटस की बात उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा रहे? उनको रोक कौन रहा है? उनको हम हाथ पकड़ के तो नहीं ले सकते ना, उनका भी अपना फर्ज बनता है करे। बहुत लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि ये एक चुनिंदा सरकार से चुनिंदा सरकार में ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये एक गवर्नर्स रूल से चुनिंदा सरकार में हुआ है, और उसमें भी 6 साल के बाद। तो जो सिस्टम है अंदर, उस सिस्टम को संभालने में बहुत वक्त लगेगा। आप ये समझिए कि यहाँ की हुकूमत वैसी है कि जो ऑफिसर्स थे सेक्रेटेरिएट में वो बंद थे 6 साल से, तो बहुत चीज़ें बदलानी। हमारी असेंबली को रेस्टोर करने के लिए 4 महीना लगा, क्योंकि इन लोगों ने दिमाग से निकाला था कि यहाँ एक चुनिंदा सरकार आएगी। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसाइलों से हम भाग नहीं रहे हैं। उनको सुधारना, उनको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब और 2-3 महीने हमें दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। उमर सरकार पर कांग्रेस के अलावा उसकी दूसरे इत्तेहादी पार्टियां भी सवाल उठाने लगी हैं। नेशनल पैंथर्स पार्टी का कहना है कि उमर सरकार अपने मंशूर पर काम नहीं कर रही है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हकीकत से ने कहा कि स्टेटहुड के अलावा पंचायती और बल्दिया चुनाव को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम साबित हुई है। उसके अलावा ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी उमर सरकार की अब तक की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। आज से हमारा एक गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने से पहले इन्होंने वादे किए थे कि हम रियासत का दर्जा बहाल करवाएंगे, और साथ ही बहुत बड़े बड़े वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा है इनसे। और आज आप खुद देख रहे हैं, जो इलेक्शन से पहले किसी हुक्मरान जमात का एक रवैया था, जो इनका अंदाज था, वो बिल्कुल चेंज हो गया है।
और वो ऐसे लगता है कि यहाँ की हुक्मरान सरकार जो जम्मू कश्मीर की है ये दिल्ली सरकार की एक पपेट बनकर रह गई है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है और किस जगह पे सियासत हो रही है, किस तरह की बातें चल रही है, अवाम के दरमियान मैसेज क्या जा रहा है, आउटपुट क्या निकल करके आ रहा है, ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई ताकि हकीकत से रूबरू हुआ जा सके। बिल्कुल ये कहानी वैसे ही है जैसे आइए मिलते हैं गले गले, हाथों में लिए तलवार और छुरे। आबिद वानी साहब एनसी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीप सिंह साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जनाब एजाज साहब, मोहम्मद एजाज साहब जेक्यूएम लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों हजरात का खैर मकदम करते हैं इस खास शो में और खास बातचीत में। सीधे आबिद वानी साहब, कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रहा है जिसका अता पता शायद लीडरों की जुबानी नजर आ रही है हालिया दिनों में। देखिए आमिर साहब, ये अपना अपना देखने का नजरिया होता है। जहां तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्हाक या गठबंधन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो सिर्फ सीट शेयरिंग या फिर पावर शेयर। चलिए आपसे जवाब ले लेंगे, लेकिन फिलहाल जगदीप सिंह साहब देखिए बहुत दिनों से हम इस बात की खोज कर रहे हैं, हालांकि खोज करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दबी जुबान में बगावती सुर तो दिखाने लगी है। अब आमिर भाई आदाब, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद। देखिए दिक्कत क्या है कि जब आप कभी किसी भी मंच पर खड़े होकर खास तौर से किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते वक्त अपने मुखार बिंद से कुछ उच्चारित करते हैं तो शब्दों पर आपका नियंत्रण कैसा है, आपको उस विषय विशेष की जानकारी कितनी है और उसे आप परोस कैसे रहे हैं, इन चीजों पर बहुत सारी बातें मयस्सर करती हैं। Exactly. मैंने बयान सुना, भले ही वो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता की हो या हमारी पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और एक बड़े मजे हुए राजनेता माने जाने वाले करा साहब की हो। देखिए हमें समझना पड़ेगा आज परिस्थितियां क्या है। एक बड़ा सशक्त जनादेश इस प्रदेश की जनता ने हमें दिया। जब चुनाव की बारी थी उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर कांग्रेस ने अपने सियासी मफादों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए बहुतेरी सीटों पर न केवल कंप्रोमाइजेस किए बल्कि ये भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस ने हर पुरजोर और भरसक कोशिश की कि हमारा गठबंधन जो है वो जीतना चाहिए और भाजपा जिसने इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाकर विगत एक दशक से यहाँ की सत्ता पर वो परोक्ष रूप से जबरन काबिज रही, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उसमें हम कामयाब हुए। ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंप्रोमाइजेस नहीं किए या सैक्रिफाइसेस नहीं किए, उन्होंने भी किए। कई ऐसी सीटें थी जहां पर उनके नेताओं को भी अकोमोडेट नहीं किया जा सका, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस ने कहीं कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। स्वयं माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जो है वो अब्दुल्ला फैमिलीज के घर गए, उनसे बात की और उसके बाद एक ऐसा गठबंधन आकार में आया जिसने ये बता दिया कि अगर आप एकजुटता के साथ एक ऐसी पार्टी से चुनावी जंग लड़ेंगे जो किसी भी सीमा तक जा सकती है तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। अब स्थिति क्या है, जो मौजूदा सूरत हवाल है वो क्या है अमित भाई? देखिए उसमें पहली बात जो उमर अब्दुल्ला साहब है वो बड़े तजुर्बाकार मैं कहता हूँ सियासतदान है, बड़े मजे हुए राजनेता है। और मुझे याद है जब वो पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनकर आए थे विधानसभा में तो जिस तरीके से उन्होंने जिस अंदाजे बयां के साथ उन्होंने अपनी बात रखी थी वो आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो संतुलन बनाने की कोशिश है जो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि मरकज में मोदी सरकार है और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के जो भी हक हकूक हैं या जो वादे उनकी पार्टी के द्वारा ठीक है। उमर साहब की हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं मजबूरी हो, उस चीज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से एनसी कह रही है कि भाई अगर आपकी नीयत साफ है, दुरुस्त है, तो आप बड़े लेवल पे इस चीज को उठाइए ना। अगर आप वाकई स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की भलाई चाहते हैं, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, तो पार्लियामेंट में आपके पास एमपी है, वहां स्टेटहुड की बात उठाइए। यहाँ जो है आप लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोक कौन रहा है आपको? आमिर भाई
मुझे सिवाय मुस्कुराने के कुछ और समझ नहीं आ रहा। आप ये बताएं कि कुल 5 सीटों में से 2 सीटों पर आपके सांसद हैं, 2 भाजपा ने जीती, एक पे अल्टीमेटली अलगाववाद से जुड़े हुए नेता फाइनली बीजेपी की शय पर जीत गए। जब संसद में रिप्रेजेंटेशन आपका है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो आपका ये कहना कि कांग्रेस ने बात नहीं रखी। मैं याद दिलाता हूं, जब राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार के दौरान यहां आए थे, रामबन में उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा था कि जिस दिन हम सत्ता नशी हुए ठीक उसी दिन हम जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दे देंगे, और जब तक नहीं होते तब तक हम पुरजोर ढंग से मोदी सरकार को ना केवल एम्फसाइज करेंगे बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो हक है, देखिए स्टेटहुड जो है हमारा हक है जो हमसे छीना गया। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाजपा पहले माफी मांगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये वादा किया था, उसके बाद वो उससे मुकरे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात नहीं रखी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बीते दिनों में कुछ ऐसे मामले जैसे डिपोर्टेशन का मामला था, ईसी के इलेक्शन का मामला था, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर अमेरिका में टैक्सेशन को लेकर जो परिस्थितियां बनी, इलेक्शन कमीशन की कारगुजारियों पर जो सवाल उठे, महाराष्ट्र, हरियाणा और फाइनली दिल्ली में जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले हुए, तो ये तमाम मुद्दे पर थे जिन पर कांग्रेस जो है सबसे बड़ी विपक्षी जमात होने के नाते लड़ रही थी। और ऐसा कहीं नहीं है, निश्चित तौर पर जहां जरूरत पड़ेगी कांग्रेस अपने 100 सांसदों के साथ इस मामले पर एक मर्तबा फिर से देश की संसद के अंदर इस पूरे विषय विशेष को पूरी ईमानदारी से उठाएगी। लेकिन इसका ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि हमने बात नहीं रखी, देखिए हमारी रियासत हमारा हक, ये टाइटल, ये जो सब्जेक्ट है, ये बताता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। क्या हमें ऑफर नहीं किया गया था सरकार में आने के लिए? निश्चित तौर पर किया गया था, लेकिन कांग्रेस अपने असूलों, अपनी नैतिकता पर खड़ी रही और अडिग रहते हुए हमने ये उस वक्त फैसला किया कि हम तब तक सरकार में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे जब तक हमें हमारा स्टेटहुड नहीं मिलता। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों प्रमुख घटक दलों के तौर पर इस गठबंधन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्यरत है। और मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ये जो बिल्ली के खाब में छीका फूटने की जो अक्सर घटनाएं नजर आ रही हैं, वो भाजपा भूल जाए कि यहां पर भी वो ऑपरेशन लोटस कर लेगी या यहां पर भी गठबंधन में किसी किस्म की रार को वो पैदा कर लेगी। इस तरीके के वाहियात बयान देकर मैं नहीं समझता हूं ऐसा कुछ। चलिए, हो सकता है कि बीजेपी का इसमें कहीं ना कहीं दोष हो, लेकिन कहां पे है वो हम जानेंगे आपसे। एजाज साहब, क्या लगता है आपको कि एनसी कांग्रेस के दरमियान जो कुछ चल रहा है हालिया दिनों में, सरकार बनाने के बाद से लगातार दबी दबी जुबान में, कितनी पास कितनी दूर हैं ये दोनों इत्तेहादी जमातें? देखिए, पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में बुलाने के लिए। बहुत मुद्दतों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि पूरी फैमिली उम्रा के लिए चली गई थी और रिसेंटली हम वापस आ गए। एंड दूसरी बात ये जो आपने आज टॉपिक चुना, बहुत ही आवाम पब्लिक रिलेशंस के लिए और जो पब्लिक अवेयरनेस है, इट्स गुड फॉर दैट, क्योंकि अब 4 महीने होने को है और एनसी के तनवीर सादिक जी कह रहे हैं और 2-3 महीने दे दीजिए, सब हालातें ठीक कर देंगे। तो मैं वो बातें, वो प्लान्स, वो मैनिफेस्टोज याद कर रहा हूं जो कि प्री इलेक्शन एनसी या मैं कहूंगा कांग्रेस, दोनों अलायंस के पार्टनर्स हैं, लोगों के सामने रखे थे। और उन मैनिफेस्टोज, उन बातों, उन मैं कहूंगा जो उन्होंने जोल किया था पब्लिक के साथ, सो दैट कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम करने की कोशिश करेंगे, किसी हद तक प्रिविलेजेस भी दे देंगे कुछ सब्सिडीज की सूरत में। अभी तक 4 महीने हो गए, एक क्वार्टर के बाद भी मैं कहूंगा कि कोई ऑन ग्राउंड मैनिफेस्टेशन उन मैनिफेस्टोज की नहीं हो रही है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक बेहाल है। आई एम टॉकिंग इट ऑन द एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वी कैन से कश्मीर, एज अ सिटीजन ऑफ कश्मीर, एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू, कि यहाँ जो भी इस वक्त हुकूमत जो ड्यूअल पावर हाउस चल रहा है, वो पहले दिन से जम्मू कश्मीर के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे काम पब्लिक का नहीं हो रहा है। जिस पब्लिक ने, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, चाहे वो एनसी के प्रतिनिधि हो या कोई और इंडिपेंडेंट प्रतिनिधि हो,
मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, दे आर द पब्लिक वॉइस, बट व्हाट दे आर परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड जीरो, दैट इज द थिंग। ये तो आपको क्या लग रहा है कि एनसी गुमराह कर रही है अभी? सवाल ऐसा तो नहीं कह सकते एनसी गुमराह कर रही है, हो सकता है दे आर लाइक द पावरलेस टाइगर, दे आर द टूथलेस टाइगर with alliance with the Congress. They are not able to do anything. यहाँ एक मेयर, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत अब इतनी सी रह गई है कि that he is not able to do a single transfer of an employee from one department to other place. तो मुझे लगता है they have to be aligned with the central government. They have to just take consideration the public outcry, whatever the problems the public are facing, चाहे वो जम्मू रीजन की पब्लिक हो, चाहे वो कश्मीर रीजन की पब्लिक हो, and they have to take care of the public sentiments as well. अब देख लीजिए, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, जगदीश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, वो मेरे साथ इस वक्त दूसरे इसी मंच पे बैठे हुए हैं, कि अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग्स में मुझे लगता है कि करा साहब, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ है, उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया था, वलीद को। अब अपने पिताजी के, जो कि एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उसके बजाय अब उनका बेटा इन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हिस्सा ले रहा है, जो कि इनके खुद कांग्रेस के जो लीडरशिप है कश्मीर की, उसके खिलाफ हो गए थे। अब अगर हम एनसी की बात करें, एक तरफ से उमर अब्दुल्ला एंड अदर्स आर सेइंग दैट वी आर विद द अल्कोहल बैन, जो कि ह्यू एंड क्राई इस वक्त जम्मू कश्मीर में मची हुई है, कि मोदी के गुजरात में अगर अल्कोहल बैन की जा सकती है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में अल्कोहल बैन क्यों नहीं किया जा सकता? क्या सरकारी खजाना इतना खाली हो गया है कि वो शराब के पैसे से, शराब के टैक्स से अब अपना खजाना ये समझ में नहीं आ रहा है एजाज साहब कि अचानक ये जो पीडीपी या फिर जेकेयूएम या दूसरी पार्टियां अगर आवाज उठाती हैं, तो अचानक ये शराब का मुद्दा, क्या इससे पहले शराब का मुद्दा नहीं था? क्या इससे पहले सरकार के खाते में शराब का जो टैक्सेस है वो नहीं जाता था? क्या लोग शराब इससे पहले नहीं पी रहे थे? आज अचानक क्या हो गया? क्या पीडीपी या जेकेयूएम, चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपसे जानूंगा कि अचानक ये शराब का मुद्दा क्यों उठ गया? ठीक है, अच्छा है बुरा है छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि अचानक कहां से ये जो है मतलब मुद्दा जमीन फाड़ के बाहर निकला है? आमिर भाई, मुझे लगता है आप ये भूल रहे हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बारिश में नहीं आई थी, और जब पब्लिक गवर्नमेंट बारिश में आती है तो पब्लिक इश्यूज आगे जाके रख सकते हैं, जो कि पब्लिक आउटक्राई के इश्यूज बन सकते हैं। एंड अल्कोहल इज अ लॉन्ग पेंडिंग इशू। यहाँ इससे पहले, जब 2019 से पहले या 2019 के बाद की बात मैं करूंगा, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, एनजीओ की बात की, मैं माफी चाहता हूं इजाज साहब, एक सेकंड के लिए खाली बस इश्यूज की कोई सुध लेने आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इजाज साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, ठीक है, आपने कहा एनजीओ का नाम, पब्लिक सेक्टर से बहुत सारे लोग खड़े हुए, इससे पहले भी असेंबली में ये शराबबंदी वाला मामला उठा था। मैं आपसे पूछूंगा, आप या आपके जितने भी आला कमान के लोग हैं, खासतौर पे इशफाक जब्बार साहब से मैं उनके बारे में मैं आपसे समझूंगा, एक बार भी आवाज उठाई कि भाई ये शराबबंदी यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे इससे नुकसान हो रहा है लोगों को, लोग गुमराह हो रहे हैं? भैया, जो भी आमिर भाई, ये मैं आपको ना ही शराब के बारे में मैं बोलूंगा, जितने भी इश्यूज यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, या जब डायरेक्टली सेंटर के अंडर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हुकूमत थी, हमारी पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो कि मंजे हुए पार्टियों के खिलाफ उठी थी, और चाहे वो पीला पंजा हो, चाहे वो ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो एल्कोहलिज्म हो, चाहे वो येलो टेपिज्म जो नेपोटिज्म हो रहा था पिछले कई दहाइयों से। अवर्स इज द ओनली पार्टी जो कि पब्लिक इश्यूज को रिप्रेजेंट करके आगे जाके रख रही थी, और रिप्रेजेंटेशन चाहे जुडिशरी में, चाहे एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे अब पब्लिक गवर्नमेंट की, मैं कहूंगा जब से बनी हुई है, उनके सामने रख रही है। ये आज का इशू नहीं है, बिल्कुल, ये काफी पुराना है और इस चीज को यकीनन गाहे बगाहे उठाया जाता रहा है। ठीक है, शराब पे हम लोग चूंकि लंबा खींच जाएंगे, इस वजह से वक्त का ख्याल रखते हैं। उनके जो अखराजात है वो चलिए, ठीक है, उसके इस पॉइंट को भी रखेंगे एजाज साहब, इस पॉइंट को भी रखेंगे। ठीक है, शराब एक राय हो सकती है, मैं उसको तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि एक पॉइंट है और इस चीज को जो है फिलहाल के लिए साइडलाइन रखते हैं इन तमाम तर चीजों में। अभी सब मैं आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरीके की चीजें उठ रही थी लगातार हमने देखा, सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वाकई एनसी गुमराह कर रही है, गुमराह हो रही है, या फिर पब्लिक तो कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीजों से गुमराह हो ही रही है और नजर आ रहा है साफ तौर पे? आबिद साहब,
क्योंकि बार बार मेरे साइड से टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। पहली बात, जो आपने पहला सवाल पूछा था, कांग्रेस के साथ हमारा जो गठबंधन है उसमें कुछ दरार आई है? नहीं, बिल्कुल दरार नहीं आई है। कांग्रेस एक सेक्युलर शैली में पार्टी आती है, वो हमारी बुनियादी वजह है जो हमारे साथ इनका अलायंस हर बार बना है। आज भी बना था, इससे पहले हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंदिरा शेख अकॉर्ड हो या राजीव फारूक अकॉर्ड हो, तो हमेशा हमने आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इनके साथ अलायंस किया है। पावर शेयरिंग हो ना और आइडियोलॉजिकल बेस पे हमेशा इख्तलाफात भी रहे, चाहे 80 की दहाई और 90 की दहाई कभी भी। देखिए किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में आपस में आप नोकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये हमेशा सेक्युलर लोग रहे हैं और हमने भी हमेशा सेक्युलर चीजों का को फैसिलिटेट किया है, उनमें बिलीव किया है, तो वो फाउंडेशन है हमारे अलायंस की। रही बात जो बयानबाजी हो रही है स्टेटहुड को लेकर, देखिए कांग्रेस आप ना बोले एक नेशनल लेवल पार्टी है, उनका अपना मंशूर भी है, उनकी अपनी पॉलिसीज है। तो अगर वो आज इंटेंसिफाई कर रहे हैं ग्राउंड पे स्टेटहुड की डिमांड को, उसके लिए काम करें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ना हमें कोई उससे इख्तलाफ है। हाँ, हम बजाय हम स्टेट पे इसका असर देखें या यूटी में इस टाइम जो ठीक है जगदीप साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। बीच में कुछ ग्लिचेस जरूर है, मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम इसे फौरी दुरुस्त करे। जगदीप साहब, मैं जो चीजें हैं, देखिए हकीकत ये है कि भले ही जुबान पे नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं चल रहा है ऐसी चीजें और बातें भी चल रही है और कई सारी पार्टियां इसकी मजे भी ले रही हैं। क्या कोई मजबूरी है एनसी और कांग्रेस दोनों की? मैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के नाते आपसे समझूंगा कि क्या कांग्रेस की भी मजबूरी है कि भाई भले ही हम आपस में इख्तलाफात हैं लेकिन शो नहीं करना है, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिख जाता है कभी कभी। आमिर भाई, देखिए सबसे पहली तो बात ये कि इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल जो गांधी जी की सोच के साथ, उनके दृष्टिकोण के साथ पहले दिन से खड़े हैं, उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो गोडसे की सोच के साथ खड़े नहीं हो। तो यहाँ पर वैचारिक जो मतभेद है वो एग्जिस्टिंग इश्यूज पर हो सकते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि जब आप दो अलग अलग सियासी तंजीमों को एक मंच पर एक मत होकर इसलिए एकत्रित करते हैं ताकि आप किसी बड़े मकसद को अंजाम दे सकें, तो इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको और बेहतर तरीके से डिफाइन करूं, जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, आई एम नॉट डैम श्योर वेदर ही इज trying to contradict whatever he had explicated. In one hand, he is saying that in such a span of period, NC National Conference is not supposed to fulfill whatever the promises this party had committed with the masses. In the second hand, or in another hand, he sincerely knew it, the Jammu Kashmir Concentration Act and its section 55, which clearly forbade the existing chief minister of the UT that he is not supposed to work accordingly. If you won't have any right of your financial assistance, moreover, the law-abiding agency we have, which is known as police, you are not supposed to go through a transfer. ठीक है, मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज सिंह साहब आपसे समझूंगा। बीजेपी भी ये बात कह रही है, आपकी जो अपोजिशन जमात है, कि ठीक है भाई आप इन तमाम तर चीजों में तो आपकी बात जायज है, लेकिन जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट वही करके दिखाइए ना। बहुत सारी पार्टियां सर खड़ी हो गई हैं आपके सामने में, आप लोगों के सामने में। यही वो बात है जिसे हमें समझना होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। एक बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने ईवीएम को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने ये जो ईवीएम की बात की थी, मैंने ओवरऑल सिनेरियो को देखकर की थी। यद्यपि हमने ईवीएम को लेकर जम्मू कश्मीर में कोई मुद्दा उठाया नहीं। अब शराबबंदी पे आप बात करना नहीं चाहते, मैं बस इतना कह के बात पूरी करूंगा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर शराबबंदी हो गई तो भाजपा तो लड़ ही नहीं सकती। मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा एक शराब ही तो है जिसका प्रयोग जो है वो जमकर भाजपा ने किया पूरे देश के अंदर। आई डू हैव द वीडियोस ऑफ माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर इनके जो गूंज हैं वो शराब बांट रहे हैं डंडे और झंडे लेकर। तो उसको छोड़ दीजिए, अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए मेहंदी साहब के कुछ आपने देखा, उनके कुछ वैचारिक मतभेद रहे पिछले दिनों, ये चर्चा रही। हम उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूं नहीं। ठीक है। तो चूंकि वो सांसद है तो वहां पे उन्होंने कितनी मर्तबा इस मुद्दे को उठाया वो देश जानता है, और उन्होंने उठाया, ईमानदारी से उठाया। अब यहां तक सवाल हमारा है, मैं फिर से कह दूं, कांग्रेस जो है इस देश की न केवल सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, बल्कि वो पार्टी है जिसने 55 सालों तक इस देश को नया आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें देखिए,
अभी बात आप कर रहे थे फाइनेंशियल असिस्टेंस की या वित्तीय मामलों की। आप मुझे बताइए, भाजपा के लोग कहते हैं कि जनाब जो आपके पास हक हकूक है आप वो काम नहीं करते। आप मुझे बताइए कोई भी फैसला जो सरकार किसी भी महकमे के साथ मिलकर लेगी, क्या उसमें वित्तीय मामले नहीं जुड़ेंगे? मसलन अस्थायी अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की बात है, आपको पैसा चाहिए। मसलन अगर आपको किसी तरीके का कोई रिबेट अपनी पब्लिक को देना है, कुछ स्कीम्स को कार्यान्वित करना है, क्या उसके लिए पैसा नहीं चाहिए? तो लेकिन ठीक है, अगर मैंने ऐसा कहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो क्या जब हम लोगों से अपने लिए मत मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो क्या हमें ये चीजें नहीं पता थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाथ खाली? आबिद भाई निश्चित तौर पर ये बातें बहुत मर्तबा हो चुकी हैं और हर बार आपको यही जवाब मिलेगा कि हम जब वोट मांग रहे थे, और बात भी सही है। तब गृह मंत्री ने देश की संसद में कहा था कि हम बहुत जल्द आपको स्टेटहुड आपका वापस देने वाले हैं। तो वो बात जहन में रखकर, क्योंकि देखिए इन लोगों के शीर्ष नेतृत्व ने किस तरीके से वादा खिलाफियां इस देश के साथ की है, उसकी हजारों मिसालें, आप उसको छोड़ दीजिए। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए सरकार की आप बात करते हैं, जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त प्रदेश है। अभी तक सिक्योरिटी रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बड़ी मीटिंग्स हुई, क्या चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। आप मुझे बताइए, जब आप तमाम ऐसे संवेदनशील मामले जिनका सीधा असर आम जनता के साथ मिलता है या पड़ता है उसके ऊपर, आप उसमें सरकार को कहीं खड़ा नहीं होने देते। दूसरा मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आप पूरे देश में देखिए, जितने गैर भाजपाई प्रदेश हैं, वहां पर जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके पद की अस्मिता और गरिमा आज रसातल में चली गई है। वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि वो मरकजी सरकार के एजेंट हो। मैं पूछना चाहता हूं, जिस मनोज सिन्हा को यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के बाद, हारने के बाद यहां हमारे सरों पर बिठाया गया जबरन, क्या उसके ऊपर 1200 करोड़ के गड़बड़ झाले का इल्जाम नहीं लगा जल शक्ति विभाग का? और वो हमने नहीं लगाया, किसी विपक्षी जमात ने नहीं लगाया, इन्हीं के एक IAS ने लगाया। अपने बेटे की सगाई में दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर हाउस में 8,000 कुछ रुपए की थाली वो परोसते हैं जो हमारी जनता का पैसा था। क्या ये आरोप उनके एक ब्यूरोक्रेट ने नहीं लगाया? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दिक्कत क्या है। यहां पर जो सरकार काम कर रही है, हकीकत में वो तमाम के तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे लाके फंक्शनल है, जिनका कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर से। ना उनको आतंकवाद के मामले में कोई जानकारी है, ना उनको यहाँ के सामान। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत सारे सवाल जो अभी एजाज साहब भी उठा रहे थे, खासतौर पे बीजेपी ये चीजें नेशनल लेवल पे उठाती है, परिवारवाद का। उन्होंने एक मिसाल भी दी आपके सामने में, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि आप जरूर जवाब दें इस सिलसिले में। कांग्रेस भले ही मुल्क के अवाम और मुल्क के लोगों के लिए, इवन जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम करती रही हो, लेकिन फिलहाल एक भी एक्शन ऐसा नजर नहीं आता जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई कहीं ना कहीं दिखती हो, या जुबानों पे ये हो कि भाई ठीक है, हम लोगों के मसाइल के हल करने के लिए आपका वोट लिए थे और अब हम खड़े हैं, हम लोगों के मसाइल को हल करेंगे। सिंह साहब। आमिर भाई, आपको मैं याद दिला दूं, वजीर कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? गुड गवर्नेंस और वर्क कल्चर को कौन लेकर आया था? और आज की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस परिवारवाद की ये बात यहाँ पे हो रही है, मुझे बताया जाए कि जय शाह कौन है, पंकज सिंह कौन है, बांसुरी स्वराज कौन है, और ऐसी मैं आपको कम से कम 100 मिसालें जो है मौके पर गिरा सकता हूं। देखिए, परिवारवाद का ये मतलब कतई नहीं है कि अगर एक राजनीतिज्ञ बड़े अच्छे तरीके के साथ लोगों के साथ वाबस्ता है, उसने कुछ अलग से करके दिखाया है, इफ ही हैड ऑलरेडी सेट एन एपिटोम, इट डजंट मीन दैट हिज पर्सनालिटी विल नॉट गेट अ राइट टू बी इन द पॉलिटिक्स। और ये तो जनता ने फैसला करना है। अगर वो कुवत रखता होगा व्यक्ति विशेष तो जनता चुनेगी, नहीं तो नहीं चुनेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। एजाज साहब, मैं आपसे समझूंगा, जिस तरह की बातें चल रही है जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमने इस वजह से पूछा दोनों पार्टियों के लीडरों से, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि भाई आवाम को भी और उन पार्टियों को भी समझ में आ जाए जो बीजेपी के साथ मिलकर के पसे पर्दा काम कर रही है। मैं आपसे समझूंगा, ये तंज आपके लिए नहीं है, मैं ओवरऑल सभी के लिए बोल रहा हूं। मैं आपसे समझूंगा कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है जम्मू कश्मीर में, भले ही वादा किया गया हो, लेकिन फिलहाल
सरकार के पास ऑप्शन क्या है, क्या कर सकती है वो सरकार, और जितनी उम्मीदें, जितने इल्जामात सरकार के खिलाफ ठोके जा रहे हैं, क्या लोगों को या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को जो एनसी कांग्रेस के अलावा हैं उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है? ये तो सेम एजेंडा है जो बीजेपी लगातार उठाती रही है, यानी आपके हाथ में कुछ है भी नहीं और आपको मैदानी जंग में लड़ना है भाई, अपनी बहादुरी दिखाना, तो गर्दन कटेगी इससे सीधे सीधे। देखिए, मैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई ऐसे करता हूं जनाब, आप अगर कंपैरिजन करें, इस वक्त जम्मू कश्मीर 2019 के बाद एक यूटी बनी है जो कि सेंट्रल कंट्रोल्ड है, और यहाँ पे डिविजन्स भी बाइफरकेट, डिपार्टमेंट्स भी बाइफरकेट किए गए हैं, इवन आफ्टर वी कैन से यहाँ जब से यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट आई है भारत में। अब अगर हम दिल्ली की बात करें, वो भी इसी तर्ज पे चल रही है, और अरविंद केजरीवाल ने 2 टेन्योर्स नहीं 2.5 टेन्योर्स वहां कंप्लीट किए एज अ चीफ मिनिस्टर, और जितनी लोगों को सहूलियत देनी थी, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से, चाहे वो हेल्थ केयर के लिहाज से, चाहे वो फॉरेन इक्विटीज के लिहाज से, चाहे और किसी करप्शन के लिहाज से, उन्होंने उन 2.5 टेन्योर्स में कंप्लीट कर दी। क्या ये एज अ पपेट इसको उमर अब्दुल्ला को एज अ चीफ मिनिस्टर बिठाया गया है सो दैट ये ठीक है, जल्दी से आता हूं मैं आपकी तरफ। ठीक है जज साहब, आप बात पूरी रखिए। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि यहाँ पे वादे शराब जैसे अभी तक किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, इस बार भी वादों को शराब बनाया जा रहा है, और जिन बुनियादों पे चाहे कांग्रेस के एमएलए चाहे एनसी के एमएलए को चुनाया गया था ऑन ग्राउंड जीरो ताकि वो पब्लिक कन्विंस करे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ए सिंगल इशू एड्रेस्ड ऑन द ग्राउंड जीरो। इसके लिए आप लोगों ने बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई? आप किन की बात कर रहे हो, पब्लिक की? मैं आप सभी की बात कर रहा हूं जो अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। अगर एनसी, आपने कहा कि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ओके, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, ये मार्बल के हीरो भी नहीं है कि जब चाहे जो चाहे अपने मन से कुछ भी कर गुजरे। मैं आपसे समझूंगा कि अगर इस तरह की बात है तो जेकेयूएम ने ही, या दूसरी पार्टियों को भी मैं शामिल कर लेता हूं, आपको भी, कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? वहां इस वजह से नहीं बोलेंगे आप इनके साथ हैं? मैं हमेशा आपके प्रेयर प्रोग्राम्स में भी और इस प्रोग्राम में भी मैंने शुरुआत इसी तरह की थी कि जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड इन ग्लव नहीं चलेगी, तब तक यहाँ के पब्लिक इश्यूज का फुकदान करना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। और मुझे लगता है जब तक ये ड्यूअल पावर हाउस जम्मू कश्मीर में एलजी हाउस से और चीफ मिनिस्टर्स हाउस से चलता रहेगा, तब तक यहाँ लोगों के इश्यूज भगवान भरोसे है, चाहे वो जेकेयूएम हो या और कोई पॉलिटिकल पार्टी। आई बिलीव, मुझे लगता है कि यहाँ पे एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के इश्यूज के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे लाके आपके मंच पे बैठा हुआ हूँ, तब जाके आपके साथ बात कर रहा हूँ आमिर भाई। मुझे लगता है कि आवाम की जो आवाज है, आवाम के जो इश्यूज है, चाहे वो डेमोलिशन के इश्यूज हो, चाहे वो एजुकेशन के इश्यूज हो, चाहे वो पावर सप्लाई के इश्यूज हो, चाहे वो सड़कों के मामले हो या और कोई का मामला, हम यहाँ इस मंच पे वही आप लोगों के साथ जो कि इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में है, जगजीत जी एक अलायंस पार्टनर है, यहाँ वानी जी दूसरे अलायंस पार्टनर है, उनके सामने रखने के लिए आए हैं। और बिल्कुल, मैं इसी वजह से आज आप दोनों के दरमियान यानी कांग्रेस और एनसी के दरमियान मैंने आपको रखा ताकि पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से हो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी हैं और आप बेहतर तरीके से सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। एजाज साहब, जब 10 साल तक एलजी ने अपनी मनमानी की, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जो भी चाहा, यहां पे बहुत पब्लिक के हक में कुछ भी नहीं हुआ, ये भी हम मान लेते हैं। अब जब अभी एक आवाम की नुमाइंदा जमात तैयार हुई है, लोगों के हक में काम करना चाहती है और उसके लिए जो रिसोर्सेज हो सकते हैं उसके लिए लड़ाई कर रही है, तो अब इसी सरकार को घेरने की, इसके गले पे छुरी चलाने की क्या जरूरत? उसके खिलाफ क्यों नहीं, जो मेन विलन है? सवाल ये है। पहली बात यह है कि आपने ऐसा कहा कि एलजी ने मनमानी की और कोई काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि मैं मान लेता हूं सभी पार्टियों टेन्योर की बात करें, अगर हम एलजी की टेन्योर की बात करें, बहुत सारे रिफॉर्म्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में लागू है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, प्रेडेसेसर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं की थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम करप्शन की बात करें, करप्शन हैज बीन कंट्रोल्ड टू द लेवल कि एसीबी हैज बीन गिवन ए फ्री हैंड टू जस्ट लुक आउट फॉर द करप्शन केसेस, चाहे वो लेजिस्लेचर्स के हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के हो, चाहे बाबूस के हो या किसी भी दफ्तर में। तीसरी बात मैं कहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो अगर हम देखें
इस एलजी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वो नहीं दे पाए। तो वी कैन कंपेयर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रेजेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब यहाँ पे अगर यहाँ के जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एनसी और कांग्रेस को आगे रख के उन पे भरोसा करके वोट डाला और उनको पावर कॉरिडोर में ले गए, क्या अभी 4 महीने खत्म होने को है, कोई इशू को मैनिफेस्टो का इन्होंने, मैं कोई एक्स्ट्रा इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड इम्प्लाई किया? नो। यहाँ तो अब मुलाजिमों का जो जीपी फंड है वो 3-3, 4-4 महीने से जो उनका हक है उनको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी खजाने खाली है। क्या सरकार कर रही है इन खजानों को भरने के लिए? अल्कोहल को आम करो। क्या सरकार कर रही है टू स्टॉप द ड्रग एडिक्शन? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट इवन अ वर्ड। यहाँ तो आपस में इन मंत्रियों के बीच में एक कह रहा है शराब को बैन करनी चाहिए, दूसरा मंत्री कह रहा है शराब को अभी हमें स्टेट एक्चर देखना है, हाउ गुड इट इज। सो यहाँ पे पब्लिक को पागल और कंफ्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सीधा सवाल है कि पब्लिक को पागल और बेवकूफ बनाया जा रहा है, और यही चीजें हम आबिद साहब आपसे समझेंगे कि देखिए जो भी चीजें आप कहते हैं कि काम नहीं हो रहा क्योंकि खजाना खाली है, पावर हमारे पास है नहीं। आपसे पूछा जाता है कि भाई तब क्यों नहीं आप जागे थे जब आप लोगों से वोट मांग रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि भाई आप ही बताओ कैसे होगा। तो ये सारी चीजें तो आपकी नजर के सामने में, एटलीस्ट ये जो सवाल है पब्लिक के, ये चीजें तो आप हल करेंगे ना सर आबिद साहब? देखिए आमिर साहब, पहले मैं वजाहतन बात करना चाहता था, बार बार ग्लिच हो रहा था, बट नाउ आई वांट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। कोई भी पहलू नहीं। देखिए पहली बात JKUM के जो अभी प्रवक्ता यहाँ बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत बार अपने कहे गए स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट किया। देखिए पहले ही ये बोल रहे हैं कि मैं इस ड्यूअल कंट्रोल के हक में नहीं हूँ, LG कंट्रोल से कंफ्यूजन हो रहा है, देन दे शुड स्टेप इन आवर शूज। उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए जो यहाँ पर लोगों की अवामी हुकूमत है, जिसको लोगों ने चुना है, एटलीस्ट यू कांट इंसल्ट द वोटर्स इंटेलिजेंस। ऐसा कहना कि सवाल वोटर्स का ही है, उन्होंने जो कहा ये सवाल वोटर्स का ही है कि उन्हें पागल और बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, टू से दैट वी आर डिफूलिंग पीपल और यू नो ऐसे अल्फाज यूज करना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। चलिए आप ही बोलिए। तो आगे मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए किसी भी मैनिफेस्टो के वादे से हम पीछे हटे नहीं। हमने ये नहीं कहा कि हम कोई भी मैनिफेस्टो का जो वादा है वो पूरा नहीं करेंगे। 4 महीने गवर्नमेंट को हुए हैं, 4 साल तक यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट्स ने अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए हैं। आप मुझे दुनिया की एक ऐसी पार्टी बताएं जिन्होंने 5 साल में अपने सारे वादे पूरे किए हों। अभी जुमा 4 महीने हमें हुए हैं, गवर्नेंस का पहला हमने बजट नहीं दिया है। कोई भी मैनिफेस्टो में किया गया जो वादा है, चाहे वो बिजली है, राशन है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रिवाइवल है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, इसके लिए एक बजटरी एलोकेशन होती है। आप खुद जानकार लोग हैं, मुझे लगता है इतनी तो जहनियत होगी आप में कि आप ये समझेंगे कि हर किसी डिपार्टमेंट का अपना अपना बजट एलोकेशन होता है, और उसी के जरिए जो ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस हुई थी बजट से पहले, जो उमर साहब पेश कर रहे हैं, अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं, हर किसी तबके से उन्होंने राय मशवरा किया, चाहे वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो ट्राइबल अफेयर्स के लोग थे, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें बीजेपी के भी एमएलए थे, जिसमें इंडिपेंडेंट एमएलएज भी थे, ताकि हर जगह से एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हो और जो बजट सामने आए वो लोगों को रिलीफ दे। तो ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, जनाब 4 महीने हो गए हैं, यहाँ बीजेपी जैसी पार्टी को भी तीसरा टेन्योर मिला, तब जाके उनके वादे पूरे हुए। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे अभी, मेरे काबिल दोस्त, उन्होंने 2 टेन्योर नहीं, 10 साल नहीं, 12.5 साल तक पहला जो उनका टेन्योर था, जो बीच में ही 6 महीने बाद ही टूट गया था, 10 साल लगे उनको वो वादे पूरे करने में। अभी तो हमें 4 महीने हुए, तो इतनी बेताबी क्यों? अकाउंटेबल बनाइए, बट वी शुड ऑल्सो थिंक इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैनर कि नहीं, वो अभी 4 महीने हुए हैं, पहला बजट आ रहा है, लेट अस सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर द पीपल, उसके बाद आप हमें जज करें। हाँ, जहां तक हमने जो कदम लिए हैं, चाहे वो रिव्यू कमेटी बनाना हो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए, वो एक कदम है हमारे मैनिफेस्टो की तरफ। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, बिल्कुल, यहां तक हम मान लेते हैं आपकी बात। सिर्फ आबिद साहब इतना बता दीजिए, आपके कांग्रेस की जानिब से आपके जो साथी दल हैं, उनकी तरफ से आवाज आपके खिलाफ उठ रही है कि भाई ये लोग काम नहीं कर रहे, दूसरी पार्टियों को छोड़ देते हैं। आपके खुद अपने जो लीडर हैं, दिल्ली में आपने बैठा रखा, उनको मेन सेंटर में आपके जो सिपह सालार है, उनका कहना है कि भाई एनसी अगर वादे पूरे नहीं करेगी तो उनका भी हाल पीडीपी जैसा होगा। यानी कि साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि एनसी
के अंदर से आवाज उठ रही है कि वाकई एनसी कुछ नहीं कर रही है, ये इन पार्टियों को छोड़ दीजिए, अपने ही आपके दामन में दाग है। देखिए, दामन में दाग नहीं कहूंगा, दामन में एक फूल है जिसे रूहला साहब हम कह सकते हैं, जो बार बार अपने कॉन्शियंस से डिसीजंस ले रहे हैं। आपको हमें तो फक्र है मॉरल कॉन्शियंस से बात करते हैं। अगर वो हमें इंटरनल डेमोक्रेसी या इंटरनल पैरिटी विद इन द पार्टी है, उनको इतनी इज्जत दे रहे हैं हम कि वो बाहर बात करें और पार्टी के खिलाफ बात करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। जहां तक वो लोगों का मंशा सामने रखे, लोगों की मंशाएं सामने रखे, आशाएं सामने रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो कोई हमारा मुखालिफ भी हो या कोई हमारा एमपी हो या एमएलए हो। देखो, बात करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ, ये कहना उनका कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अपने वादे पूरे नहीं करती है तो उनका हाल भी पीडीपी की तरह होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, अगर हम अपने मैनिफेस्टो के 70%, मैं नहीं कहता हूं 100%, 70% भी मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं कर पाए, तो हो सकता है हमारा हाल भी वैसा ही हो जैसा पीडीपी का हो। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जहां तक आप ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे कोई बयान नहीं सुना जहां पर उन्होंने तर्क हमारी गवर्नेंस को लेके किया हो। हाँ, तारिक हमीद साहब ने ये जरूर कहा कि हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं स्टेटहुड की मांग को, और उनका हक है। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, अपनी पॉलिसीज है, दे कैन गो विद इट। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। सिंह साहब, जिस तरीके की बातें आ रही है, अगर ये चीजें सच हैं, आप स्टेटहुड की मांग को लेकर के आगे बढ़ना चाहते, हो सकता है कि अख्तलाफात ना हो, ये बाकी लोगों को दिख रहा हो, मैं आपसे समझूंगा कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कांग्रेस आखिर कह क्यों रही है, कर क्यों नहीं रही है? Amir bhai, I'll come to the question which you had asked, but let me tell you one thing very clearly. I'm sorry, I forget his name. The person who was just trying to indicate Ajaz, Mr. Ajaz, Aam Aadmi Party stance in Delhi. So let me tell you very clearly that Aam Aadmi Party had been continuously striving with all those different freaking issues which were not being reconciled. इन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मैं बता दूं 0.24% का इजाफा हुआ नए स्कूलों को खोलने में, वो नहीं खोल पाए। वहां पे जो उनकी बसेस थी डीटीसी की, उनके मुलाजिमों को कई महीने तनख्वाह नहीं मिली। हॉस्पिटल्स के मामले में मोहल्ला क्लिनिक जरूर खोले गए, लेकिन जो अस्पतालों की बुनियादी जरूरतें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जमुना को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम तरह के वादे छोड़ दीजिए, वो तो कॉर्पोरेशन में आने के बाद भी उनको पूरा नहीं कर पाए। और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है, मैं उनको अक्सर ये कहता हूं कि वो छोटे मोदी हैं, और उनका जो उत्थान जो हुआ असल में, जो प्रभाव में आए, वो आरएसएस की बैकअप से आए। जब अन्ना हजारे को वेपनाइज करके जो है वो एक तरह का विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया, तो उसको जरा छोड़ दीजिए। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कुछ एक मुद्दे हैं जिनको समझना पड़ेगा। मसलन अब इस सरकार ने मीटर्स की बात की कि भाई हम मीटर्स लगाएंगे, तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, आपने 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की बात की, आप कैसे देंगे? आप कैसे तय करेंगे कि फलां घर में 200 यूनिट बिजली जो है उसकी खपत हुई या उससे कम हुई या उससे ज्यादा हुई? उसके लिए आपको मीटर्स लगाने पड़ेंगे। तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, देखिए जी ये तो मीटर लगा रहे हैं। इसी तरीके से मैं फिर से आपको बता दूं, जो कार्रवाइयां सरकार के पास, जो हक हकूक, आपने देखा इनके कितने मंत्री हैं जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और एक भाई साहब ने ये भी कहा कि करप्शन के मामले में एलजी को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छोड़ दीजिए सबको, आई एम द पर्सन, आई एम टेलिंग यू दैट आई हैड caught more than 1000 government officials and bureaucrats red-handed while greasing their palms. बाल श्रम घोटाला, पुलिस यूनिफॉर्म का 300 करोड़ का घोटाला, नारी निकेतन घोटाला, जैकफेड का घोटाला, जैक सीमेंट का घोटाला, बतौर अखबार नवीस और संपादक ये मैंने खुद निकाले हैं। तो कितनी करप्शन यहाँ पे है, ये बराए मेहरबानी आप छोड़ दीजिए बात। मैंने आपको पहले बताया, अपने बेटे की सगाई में जो 8000 रुपए की थाली लोगों के पैसे से परोस रहा हो, वहां पे करप्शन की बात तो आप छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं आज की जो मौजूदा स्थिति है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। दिक्कत क्या है, भाजपा के हाथ में 29 सीटें आने के बाद भी सत्ता नहीं लगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपके मन से कह रहा हूं, जो शायद जिस पर कभी किसी ने गौर शायद ही फरमाया हो। आपको याद होगा साल 2014 में महाराष्ट्र में जब ये मोदी सरकार बन गई, चुनाव हुआ, तो इन्होंने एक नारा दिया, डबल इंजन की सरकार। ये नारा असल में इस देश के संविधान के खिलाफ है।
वो नारा नहीं, एक चेतावनी है कि भैया हमें आप फला फला स्टेट में वोट दो, अगर आप हमें वोट दोगे तो हमारी 2 सरकारें एक साथ काम करेंगी, और अगर नहीं दोगे तो हम आपको प्रताड़ित करेंगे। और वही आपने यहां पे किया। आपने कहा आर्टिकल 370 की टूटन, जो कि असल में संशोधन था, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुका? अरे जम्मू जैसा शांत खित्ता इसकी जद में आ गया, आप उसे नहीं बचा पाए। फिर आप बात कीजिए बेरोजगारी की। 10.6% हमारा पिछले साल का बेरोजगारी का दर था, जो पूरे देश की दर से 4 गुना ज्यादा था। कुछ कर पाए? आपने कहा हम इंडस्ट्रीज बाहर से लाएंगे। टोटल जो आंकड़े सरकार के हैं वो बताते हैं 4,343 यूनिट प्रस्तावित है, जिसमें 294 यूनिट जो है वो केवल स्थापित हो पाए। उसको भी आप छोड़ दीजिए। आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, पर कैपिटा इनकम की ये बात करते हैं। अरे ये वो लोग हैं जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने के बाद उसको पर कैपिटा इनकम में डालते हैं। अभी बजट दिया, उसमें कई 100 करोड़ इन्होंने काट दिया। जब आप एक ऐसे सिपा सलार को युद्ध में भेज रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं, भले ही उसके हाथ में हथियार हो, फिर आप बाहर से बैठकर तंज कस रहे हैं कि जनाब ये कुछ कर नहीं रहे। और जुम्मा 4 महीने हुए अभी। आप मुझे ये बताइए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाली भाजपा, टोल प्लाजास के नाम पर लोगों की चमड़ी छीनने वाली भाजपा, स्मार्ट मीटर्स के नाम पर लोगों का बेड़ा गर्क करने वाली भाजपा। चलिए, हो सकता है कि भाजपा इन तमाम चीजों में हो। इजाज़त साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह साहब एक सवाल और जरूर मैं चाहूंगा कि इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप। जो सिचुएशन है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर यही सारी चीजें हैं जो अभी हालिया दौर पे हम देख पा रहे हैं, एनसी वादे पूरे करने में असफल रही हो किसी भी वजह से, लेकिन क्या इन्हीं तमाम तर चीजों को देख करके कांग्रेस अब सर उभारने लगी है कि भाई अगर लोगों के मसाइल पूरे नहीं हुए तो एनसी को नकारा जाएगा, पीडीपी को लोग वैसे नहीं चाहेंगे, दूसरी छोटी पार्टियों को अभी ऊपर उठने में टाइम है, बचती है सिर्फ कांग्रेस? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके इस मंच से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अभी हाल मिली हार को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। एक कमेटी का गठन किया गया जो अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप चुकी है, और हमने उन तमाम बड़े कारणों पर बड़ी गंभीरता से मनन किया जिनकी वजह से हमें हार। चलिए, बेहतर है इन तमाम तर चीजों पे यकीनन गौर करना चाहिए। फिर मैं अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूं। इजाज़त साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, एक चीज मुझे जरूर बताइएगा, इन तमाम तर सिनेरियो सिचुएशंस को आप देखते हैं, जानते हैं और बहुत बखूबी वाकिफ हैं। आपको पता है कि इस वक्त मेन विलन कौन है, और जाहिर है कि मेन विलन से अगर बातचीत अच्छे से होती है तो आप ही लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई देखो, ये तो जो है इनके सर में चंपी कर रहे हैं, ये तो इनको जो है मतलब सर पे बैठा रहे हैं, तो बड़ी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अगर इनके खिलाफ जाएंगे तो आपको पता है काम नहीं होगा। तो आखिर ये सरकार क्या करे आपके हिसाब से? आप ही मुझे सजेस्ट करिए कि ये सरकार क्या करे आखिर। मुझे लगता है कि ये जो अलायंस सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है, भाई बसूरती मजबूरी इस वक्त चल रही है, क्योंकि इनके हाथों में इस वक्त कुछ नहीं है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जंग के मैदान से भाग जाए और अलग, मतलब फिर से जो है वो पुराना दौर आ जाए। लेट मी कंप्लीट माय फुल स्टेटमेंट एंड देन जगदीप जी कैन जस्ट से एनीथिंग अबाउट इट। मेरी ही तज्जिया के बारे में ज्यादातर टिप्पणियां करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त पावर लाइन चल रही है जम्मू कश्मीर में, ये मजबूरी की सरकार चल रही है। चाहे वो 4 महीने हो, 4 साल के बाद भी मुझे लगता है कि यही स्टेटस होगा। हम और आप आमिर साहब इसी चैनल पे, इसी मंच पे जगदीप साहब के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि कितनी मैनिफेस्टो के इश्यूज जो इन्होंने लोगों को सुहाने सपने दिखाए, ग्रीन पास्चर्स दिखाए, चाहे वो एनसी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन मैनिफेस्टोज के इश्यूज में कितने पब्लिक इश्यूज को एड्रेस कर पाई है। 4 साल के बाद भी मेरी यही बात होगी और आज भी मेरी यही बात है। Let the time decide। ठीक है, तो आपकी नजर में इस वक्त जो चल रहा है पार्टियों के अंदर अलग अलग हिसाब से, देखिए पीडीपी अपना चाल चल रही है, कांग्रेस एनसी का सब कुछ आपको पता है। उसके बावजूद अभी जो आज के इस टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो लोगों के मफाद में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए भी ये नहीं, और लॉन्ग टर्म में इसका मेन जो विलन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसका फायदा ही होगा, जैसे दिल्ली में हुआ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। जो मेन विलन है, जो कि पब्लिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहता है, उसका ही फायदा चाहे अभी 4 महीने से हो रहा हो या अगले 1.5 साल या 2 साल या 4 साल की बात अगर हम करें। मतलब आपको सरकार से उम्मीदें नहीं बची है। पब्लिक ने अपना काम कर दिया है, पब्लिक ने वोट दे दिया है,
उन्होंने अपना वर्डिक्ट बता दिया है और उन लोगों को एक शब्द में आपसे चाहूंगा, क्या इस सरकार से उम्मीदें नहीं है आपको 4 साल 5 साल जो भी है टर्म? We hope, as far the situation is concerned and as per the logistics is concerned of the present government, they will not be able to do much for the people of Jammu Kashmir and they will not help their own manifesto to be completed on ground zero, जो कि वादे इन्होंने किए थे ताकि यहाँ के पब्लिक इश्यूज को एड्रेस कर पाए। आबिद साहब, क्या मजबूरी की सरकार मजबूत होगी? देखिए आमिर साहब, मैं पहले ये बात बोलूँ कि हमारी कोई मजबूरी की सरकार है नहीं, ये बहुत जरूरी सरकार है, क्योंकि इस सरकार को मैंडेट पोस्ट 2019 के बाद मिला है, जब एक ऐसा काला दिन कश्मीरियों को देखना पड़ा जिसके खिलाफ हर एक बाशिंदा था, और उसकी का जो मैंडेट है उसको एक सूरत, हकीकती सूरत दी उन्होंने, अपने उस एंगर को, अपने उस जज्बे को, और उस जज्बे की मैं कदर रखते ये कहूंगा कम से कम इस मैंडेट को ये ना कहें कि ये कोई मजबूरी की सरकार है, ये लोगों की सरकार है और ये जरूरत की सरकार है। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि हम सेंटर के साथ जो चल रहे हैं कुछ वहां पर हो पा रहे हैं, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करना हर किसी चीफ मिनिस्टर का काम है, वो शायद उमर अब्दुल्ला होते या हमारी जगह महबूबा मुफ्ती साहिबा होती या किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपार्ट, बट वो इस वजह से मैंने बीच में लाया ताकि सभी पार्टियों को यह पता चले कि भाई जब आप इन तमाम प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं जो सरकार को करना चाहिए, तब आप आवाज उठाते हैं जबरदस्ती के, और अगर वो नहीं करेंगे तो आप कहेंगे लो अवाम की रिप्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं रही है। सिंह साहब, चूंकि वक्त कम है लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, खुदा न खास्ता, हमारी मंशा नहीं है लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगर स्टेटहुड आपको 5 साल नहीं मिले, आप तमाम पूरी जमात को, ठीक है, सिचुएशन यही रही, आपके पास जो भी है बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो क्या अवाम के मसाइल हल करने में आप लोग कैपेबल होंगे या फिर हाल वही होगा जो दिल्ली में हुआ? मैं बिल्कुल मुख्तसर शब्दों में आपको स्पष्ट कर दूं। पहली तो बात ये कि निश्चित तौर पर जो भाजपा की मंशा है वो ऐसी ही है और ऐसा ही हमने देखा है देश के उन प्रदेशों में जहां पर इनकी अपनी सरकार नहीं है। लेकिन मैं ये पूरी ईमानदारी के साथ मानता हूं, बड़ी शिद्दत के साथ, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और तमाम घटक दल जिन्होंने इस लड़ाई को एक साथ लड़ा, अगर वैसी परिस्थितियां बनती हैं तो ये भाजपा समझ ले अच्छे से कि केवल और केवल ये तमाम पार्टियां सियासी जंग नहीं लड़ेंगी। तब हो सकता है कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और नेताओं को सड़क पर उतरा हुआ देखें विरोध में इस मरकजी सरकार के, और मजबूरन, क्योंकि जनता पनिश करेगी। जनता ने मैंडेट दिया है भाजपा को जम्मू में और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अगर भाजपा जैसे अड़ंगा लगा रही है, अगर लगाती रही, तो यही जनता इस पार्टी को इस तरीके से सीवियरली पनिश करेगी कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां बदलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हालात जो है वो पहले से बेहतर होंगे। तमाम वादे जो लोगों के साथ किए गए हैं वो ये सरकार पूरा करेगी, और कांग्रेस अपने इस मकसद को लेकर जो स्टेटहुड से सीधे तौर पर जुड़ा है, लोगों के बीच जाएगी ग्रास रूट लेवल पर, और जन जागरूकता का एक नया अभियान बहुत बड़े पैमाने पर जो है उसका श्री गणेश करें किया जाएगा। ठीक है, इन तमाम तो चीजों के हवाले से सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, सियासत में चाल दर चाल होते हैं, प्लान दर प्लान होते हैं। फिलहाल वक्ती तौर पे कोई विलन नजर आ रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड में कोई जरूरी नहीं है कि पर्दे के पीछे मेन विलन वही हो। और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में अवाम को ही फैसला करने देते हैं कि मेन विलन कौन है, और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तमाम तर चीजों को हल करे, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंटर की, और लोगों के मसाइल दुख दर्द दूर हों। वरना शायद अगर एहतजाज, प्रोटेस्ट या फिर इख्तलाफात या बगावती सुर उभरे और सारी पार्टियां मैदान